इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पति के रिश्तेदार को 498A के मामले में आरोपी बना दिया जाता है और पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे डिसमिस कर दिया जाता है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का केवल यह एक ही जजमेंट नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा भी लगातार ऐसे ही जजमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन रिसेंटली अभी 10 दिसंबर 2024 को इसी से संबंधित एक और जजमेंट आया है और जो जजमेंट आया है इसमें यह बताया गया है कि पत्नी के द्वारा 498A का जो कानून है उसे किस प्रकार से मिसयूज किया जाता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस जजमेंट से हस्बैंड पर क्या असर पड़ेगा और वाइफ पर क्या असर पड़ेगा। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत लल बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। यह मामला तेलंगाना का मामला है। इस मामले में भी यही होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और पति के द्वारा पत्नी को लाने के लिए भी भरसक प्रयास किए जाते हैं, उसके बावजूद भी पत्नी नहीं आती है। इस कारण हस्बैंड के द्वारा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत एक तलाक की याचिका लगा दी जाती है और जैसे ही तलाक की याचिका लगाई जाती है तो पत्नी के द्वारा पति, उसके घर वालों, ननद, सास, ससुर इन इत्यादि पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत और 3/4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। और एफआईआर में यह आरोप लगाया जाता है कि 10 लाख रुपए नगद दिए थे, 10 तोला गोल्ड दिया गया था और 5 लाख रुपए का जो घरेलू सामान था वह दिया गया था। इस प्रकार का एफआईआर में आरोप लगाया जाता है। अब एफआईआर होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पत्नी के द्वारा जिन जिन व्यक्तियों का नाम लिखवाया गया था, मतलब कि पति और उसके घर वालों के खिलाफ जो नाम लिखवाए गए थे, उन सभी के द्वारा तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका लगाई जाती है और वहां पर जाकर यह कहा जाता है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वह गलत रूप से करवाई गई है और उसे क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा उनकी प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि जो एफआईआर क्वेश करने की जो रिट लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट के द्वारा आईओ यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसे डायरेक्शन दिया जाता है कि इन मामलों में अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार की जो गाइडलाइन है उसे ध्यान रखते हुए अरेस्ट के मामले में जो कार्रवाई आगे की है वह जारी रखे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन मामलों में 7 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है उनमें पुलिस के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 41A का नोटिस दिया जाएगा। हाईकोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया जाता है और आईओ को भी डायरेक्शन दे दिया जाता है। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड और हस्बैंड के घर वाले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो हाई कोर्ट ने आदेश किया था और जो एफआईआर की गई थी उसे क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है वह है दारा लक्ष्मी नारायणा वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स। 4 दिसंबर 2024 को रिसेंटली ही यह जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने नीचे की अदालतों को पहले ही चेतावनी दी थी कि वह यह सुनिश्चित करे कि घरेलू क्रूरता का आरोप लगाने वाली पत्नी के कहने पर दायर आपराधिक मामलों में पति के दूर दराज के रिश्तेदारों को अननेसेसरी ना फंसाया जाए, यानी अनावश्यक रूप से ना फंसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो 498A का कानून है, पत्नियों के पास यह एक हथियार है हस्बैंड और उनके घर वालों को फंसाने के लिए, जबकि वह इस प्रावधान की जो वास्तविक उद्देश्य है उसे नहीं समझते। ये जो प्रावधान लाया गया था, यह प्रावधान महिलाओं पर हस्बैंड उसके घर वालों के द्वारा जो क्रूरता की जाती है उसे रोकने के लिए लाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आईपीसी 498A की धारा है
उसे बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। और इसलिए जोड़ा गया था ताकि राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिंता जाहिर करते हुए यह भी कहा जाता है कि देश भर में जो विवाह से संबंधित मामले हैं उनमें वृद्धि हुई है। जहां एक तरफ वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ शादी वाली संस्थाओं में कलह व विवाद बढ़ा है। और ऐसी स्थिति में जो 498A का कानून है तो उसका दुरुपयोग भी बढ़ा है। अस्पष्ट आरोप लगाए जाते हैं, जनरल एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन आरोपों की जांच करना जरूरी है। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों को बार बार डायरेक्शन दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था कि पत्नियों की रक्षा करे, मुख्य रूप से दहेज के रूप में किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की अवैध मांग के कारण वैवाहिक घर में क्रूरता का शिकार हुई थी, उनकी रक्षा करे, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक बात और कही कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो महिला क्रूरता की शिकार हुई है वह चुप बैठी रहे और हम उसे शिकायत करने से रोक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो उपरोक्त टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले जो जजमेंट दिए गए हैं उनमें जो टिप्पणी की गई है उनका उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले जैसे मामलों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जो केस उनके हाथ में था उससे यह लग रहा था कि उनका दुरुपयोग हुआ है, तो इन केसों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की इन सारी टिप्पणियों को देखते हुए और सारे फैक्ट को देखते हुए हाई कोर्ट ने, जो तेलंगाना हाई कोर्ट है जिसने FIR को क्वेश करने से मना कर दिया था, उस आदेश को खारिज कर दिया जाता है और हस्बैंड और हस्बैंड के घर वालों पर जो FIR दर्ज करवाई गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। माना जाता है कि इस FIR में 498A का दुरुपयोग हुआ है और हाई कोर्ट ने FIR को क्वेश नहीं करके एक बड़ी गलती की है। यह बात कही जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैंने आपको शुरू में यह कहा था कि इस जजमेंट का हस्बैंड और वाइफ पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाओं के साथ क्रूरता नहीं हो रही है, बल्कि महिलाओं के साथ क्रूरता भी हो रही है। लेकिन जो महिला के साथ क्रूरता की गई है उसमें 2 लोग जिम्मेदार होंगे या 1 लोग, लेकिन जो आरोपी है उसमें सभी घर वालों को बना दिया जाता है। एक तो ये ही इसका मिसयूज है। दूसरा, ऐसा भी मामला सामने आता है कि जहां पर पूरे परिवार वाले भी जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनरल यह कहा जाता है कि जो 498A का कानून है वह बदला लेने का हथियार बन गया है। तो इस टिप्पणी से मैं व्यक्तिगत रूप से जो जनरली अगर यह टिप्पणी सारे मामलों के लिए किया जाता है तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मामला केस टू केस डिफर करता है। हर केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं। किसी में तो यह होता है कि जो 498A का मिसयूज हो रहा है और किसी में यह लगता है कि इसमें क्रूरता हुई है। अब असर इन महिलाओं पर पड़ेगा जिनके साथ वास्तविक में क्रूरता हुई है, जिसमें हस्बैंड और घरवाले दोनों ही जिम्मेदार हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार की जनरल टिप्पणी आती है तो सारे मुकदमों को ही प्रभावित करती है। इसका असर नीचे की अदालत पर पड़ता है और नीचे की अदालत उसी प्रकार से काम करना शुरू कर देती है। जो जेन्युइन मामले होते हैं, जिन महिलाओं के साथ क्रूरता असल में हुई है, उन मामलों को भी अदालतें सबकी नजर से देखने लगती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।